एक बड़े लकड़ी के समुद्री जहाज को रोमानिया से लंदन तक 50 रहस्यमयी बक्से ले जाने का काम दिया जाता है। निकलने से पहले उन्हें 3 और सेलर्स की जरूरत होती है, इसलिए कप्तान का असिस्टेंट वॉयचेक पास के एक गांव में नए लोगों की तलाश में जाता है। वहीं उसकी मुलाकात होती है मिस्टर क्लेमेंस से, जो एक पढ़ा लिखा आदमी है और डॉक्टर है। वो क्रू में शामिल होना चाहता है, लेकिन शुरुआत में उसे मना कर दिया जाता है क्योंकि वो लोग ज्यादा अनुभवी लोगों को लेना चाहते हैं। उधर डॉक पर जो रोमानियन लोग बक्से लेकर आए होते हैं, वो बक्से जहाज पर चढ़ाने के लिए क्रू की मदद करने से मना कर देते हैं क्योंकि रात होने वाली होती है और वो लोग बक्सों में मौजूद चीज से डर रहे होते हैं। वो डर के साथ कहते हैं कि सूरज डूबने से पहले निकल जाओ और जाते जाते उन्हें अजीब तरह से गुड लक बोलते हैं। जब क्रू एक बक्सा ऊपर उठा रहा होता है, एक बूढ़ा आदमी उस पर बने काले ड्रैगन के निशान को देखकर अचानक घबरा जाता है, जिस वजह से बक्सा हाथ से छूट जाता है और लगभग कप्तान के पोते टोबी के ऊपर गिरने वाला होता है। लेकिन तभी क्लेमेंस तुरंत दौड़कर उसे बचा लेता है। वो बूढ़ा आदमी डरकर भाग जाता है और जाते हुए कहता है कि ये ड्रैगन बुरा इशारा है और ये शैतान का निशान है। अब जहाज पर एक जगह खाली हो जाती है और क्लेमेंस को आखिरकार काम मिल जाता है, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है। जब जहाज समुद्र में निकल जाता है, टोबी क्लेमेंस को पूरा जहाज घुमाता है। वो उसे अपना कुत्ता हक और नीचे रखे बाकी जानवर भी दिखाता है। फिर वो जोसेफ से मिलते हैं, जो एक रिलीजियस आदमी है और जहाज का कुक है। रात को सब लोग साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं और अपनी कमाई के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी एक तेज लहर जहाज को जोर से हिला देती है और नीचे कार्गो में कुछ गिरने की आवाज आती है। क्लेमेंस टोबी को कप्तान को बुलाने भेजता है और खुद नीचे देखने जाता है। वहाँ वो कुछ ऐसा देखता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक बक्सा टूट चुका होता है और उसमें से मिट्टी का बड़ा ढेर बाहर गिर चुका होता है। ये अजीब तो है, लेकिन असली डर तब शुरू होता है जब उसे इस मिट्टी के अंदर एक बहुत ही कमजोर पीली सी लड़की मिलती है, जो मुश्किल से सांस ले पा रही है लेकिन फिर भी जिंदा है। क्लेमेंस उसे तुरंत ऊपर ले जाता है, उसे टेबल पर लिटाता है और जांच करता है। उसे समझ आता है कि अगर उसे बचाना है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा। बाकी क्रू उसे समुद्र में फेंक देना चाहता है, जैसे वो किसी भी छुप कर आए इंसान के साथ करते हैं, लेकिन कप्तान मान जाता है एक शर्त पर कि क्लेमेंस ही उसकी पूरी जिम्मेदारी लेगा। जब क्लेमेंस उसकी हालत थोड़ी संभाल लेता है तो वो उसे एक कमरे में रख देते हैं ताकि वो ठीक हो सके। क्लेमेंस टोबी को उसके पास छोड़ता है और कहता है कि अगर कोई परेशानी हो तो तुरंत आवाज देना, लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं होता कि असली खतरा पहले ही जहाज पर मौजूद है और उनका सबसे भयानक सपना अब शुरू होने वाला है। जब एक सेलर ओल्गरेन समंदर की तरफ देख रहा होता है, तभी उसको सामने जहाज के दूसरी तरफ एक अजीब डरावना राक्षस घूरता हुआ दिखाई देता है। दूसरी तरफ क्लेमेंस भी उसी तरफ देख रहा होता है और वो भी उस राक्षस को देख लेता है। वो जहाज का व्हील छोड़कर देखने के लिए जाता है, लेकिन वहां से उसका साथी ओल्गारेन भी गायब हो चुका होता है और वो राक्षस भी कहीं नजर नहीं आता। अचानक ओल्गारेन उसके कंधे को पकड़ लेता है और डर के मारे कहता है कि जहाज पर कोई राक्षस चढ़ाया है और वो किसी इंसान जैसा नहीं है। उधर नीचे होल्ड में जोसेफ अंधेरे में किसी बड़ी चीज से टकरा जाता है। पता चलता है कि वो उनका कुत्ता हक होता है, जो मर चुका होता है और उसका आधा शरीर गायब होता है, जैसे किसी चीज ने उसे खा लिया हो। कुत्ते के साथ बाकी सारे जानवर भी बुरी तरह फाड़े जा चुके होते हैं। जब क्रू जानवरों की लाशों को देखता है तो कुछ लोग उस जख्मी औरत को इल्जाम देने लगते हैं, कहते हैं कि उसकी वजह से ये सब बुरा हो रहा है। लेकिन क्लेमेंस कोई लॉजिकल वजह ढूंढने की कोशिश करता है और कहता है कि शायद कुत्ते को रेबीज इन्फेक्शन हो गया था, जिससे कुत्ता पागल होकर बाकी जानवरों पर टूट पड़ा। लेकिन लाशों पर जो निशान होते हैं वो कुछ और ही कहानी बताते हैं। सुबह होते ही सब जानवरों की लाशों को समंदर में फेंक दिया जाता है। हालात धीरे धीरे खराब होते जा रहे होते हैं। मौसम बिगड़ रहा है, वो औरत ठीक नहीं हो रही, खाना कम पड़ रहा है और क्रू का हौसला भी टूटने लगा है, जबकि सफर अभी बहुत लंबा बाकी है। जब क्लेमेंस उस औरत को देखने जाता है तो उसे पता चलता है कि उसका नाम एना है। टोबी बताता है कि वो नींद में कुछ बोलती रहती है और बुरे सपने देखती है। उस रात एक सेलर पेट्रोव्स्की पहरा दे रहा होता है, तभी उसे जोर की आवाज सुनाई देती है। वो देखने जाता है और पता चलता है कि नीचे से किसी ने हैच को तोड़ दिया है, जैसे कुछ बहुत ताकतवर चीज बाहर निकली हो। तभी उसे पास से अजीब सी कराहने की आवाज आती है और वो देखता है कि एक अजीब सा राक्षस अंधेरे से रेंगता हुआ बाहर आ रहा है। वो घबरा कर अपना चाकू निकालता है और करीब जाकर देखने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक वो राक्षस उस पर झपट पड़ता है और एक ही वार में उसका गला चीर देता है। पेट्रोव्स्की जमीन पर तड़पता हुआ खून बहा रहा होता है और वो राक्षस उसे पकड़कर उसका खून पीने लगता है। फिर उसे घसीटकर अंधेरे में ले जाता है जहां कोई उसे देख नहीं पाता। सुबह क्रू को नुकसान दिखता है और वो समझते हैं कि पेट्रोव्स्की शायद नशे की हालत में समंदर में गिर गया होगा, लेकिन क्लेमेंस को ये बात सही नहीं लगती। वो कहता है कि इतना सारा खून सिर्फ गिरने से नहीं निकल सकता और सारे मरे हुए जानवरों की गर्दन पर भी खतरनाक काटने के निशान थे। वो कहता है कि शायद
ये सब किसी तरह आपस में जुड़ा हुआ है। तभी एना होश में आ जाती है और घबराकर चिल्लाने लगती है कि सबको तुरंत जहाज छोड़ देना चाहिए। वो बुरी तरह डरी हुई होती है और क्लीमेंस को उसे पकड़कर शांत करना पड़ता है, लेकिन अब क्रू के बीच डर फैल चुका होता है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि सच क्या है। जब क्लीमेंस एना की देखभाल करता है तो वो उसे सच्चाई बताती है। वो कहती है कि एक बुरी ताकत उन्हें एक एक करके निशाना बना रही है। वो एक ऐसा राक्षस है जिसे उसके लोग ड्राकुला कहते हैं। वो ना तो कोई इंसान है ना ही जानवर, बल्कि कुछ और ही चीज है। वो सैकड़ों साल से पहाड़ों में एक किले में रहता आया है और सिर्फ रात में बाहर निकलता है अपने शिकार का खून पीने के लिए। उसके गांव के लोग उसे खुश रखने के लिए बलि देते थे और उसी तरह एना को भी बलि बनाकर ड्राकुला को दिया गया था। वो अपने शरीर पर पड़े कई जख्म दिखाती है जहाँ से ड्राकुला उसका खून पी चुका है। एना बताती है कि पेट्रोव्स्की उन पहले लोगों में से था जिसने ड्राकुला को सामने से देखा, और अब जब वो राक्षस आजाद है और ताकतवर होता जा रहा है तो बस कुछ ही वक्त की बात है, क्योंकि वो उन सबको मार डालेगा। उस रात पहरा देते हुए एब्रम्स तेज बारिश में एक लैंटर्न जलाने की कोशिश कर रहा होता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि ड्राकुला पहले से ही अंधेरे में उसका पीछा कर रहा है। तभी उसे जहाज के ढांचे पर कुछ ठक ठक की आवाज सुनाई देती है, एक ऐसी आवाज जो क्रू के लोग आपस में खतरे का इशारा देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओल्गारेन भी ये आवाज सुन लेता है और देखने आ जाता है, लेकिन एब्रम्स कहता है कि उसने तो कोई आवाज नहीं की। वो दोनों डर जाते हैं और अपने चाकू निकाल लेते हैं, ये सोचकर कि जिसने पेट्रोव्स्की को मारा वो अब उनके पीछे आने वाला है। अचानक वो वैम्पायर ऊपर से छलांग लगाकर एब्रम्स पर गिरता है और उसका सिर बार बार जोर से डेक पर मारने लगता है। ये देखकर ओल्गारेन बचने के लिए ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो राक्षस तुरंत उसके पीछे पहुंच जाता है। वो अपने बड़े बड़े नुकीले दांत दिखाकर हंसता है और उस पर हमला कर देता है। कुछ देर बाद तेज लहरों की वजह से जहाज हिलने लगता है और बाकी लोग जाग जाते हैं। वो देखते हैं कि कोई भी व्हील नहीं संभाल रहा। हालात काबू में लाने के बाद वो डेक पर जाकर गुम हुए लोगों को ढूंढते हैं। तभी उन्हें ओल्गारेन ऊपर रिगिंग में पड़ा मिलता है। वो बिल्कुल हिल नहीं रहा और खून से लथपथ है। वो अभी जिंदा होता है, लेकिन जो उसने देखा है उस डर की वजह से उसका दिमाग खराब हो चुका होता है और उसकी गर्दन पर वही डरावने काटने के निशान होते हैं। लोग उसे पकड़कर एक टेबल से बांध देते हैं और क्लीमेंस उसके जख्म देखता है। अब सबको समझ आ जाता है कि कोई उन्हें एक एक करके शिकार बना रहा है। कैप्टन सबको हुक्म देता है कि वो हथियार उठाएं, दो दो के ग्रुप में रहें और पूरे जहाज को अच्छी तरह तलाश करें। शाम तक जब कुछ भी नहीं मिलता तो सब घबराने लगते हैं। उन्हें पता है कि ज्यादा वक्त नहीं बचा और वो राक्षस वापस आएगा। कैप्टन भी डेक पर बाकी लोगों के साथ शामिल हो जाता है और टोबी को उसके कमरे में बंद कर देता है, ये सोचकर कि वो वहाँ सुरक्षित रहेगा। उसी वक्त घायल ओल्गारेन अचानक बुरी तरह कांपने लगता है और उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं, जैसे वो वैम्पायर के कंट्रोल में आ गया हो। आवाज सुनकर टोबी देखने निकलता है और मुश्किल से दरवाजा खोलकर अंदर जाता है, जहां उसे ओल्गारेन चलता हुआ दिखता है। शुरुआत में टोबी को लगता है कि सब ठीक है, लेकिन जैसे ही ओल्गारेन झुककर उसका कंधा पकड़ता है उसे समझ आ जाता है कि कुछ बहुत गलत है। ओल्गारेन उसे पकड़कर अंधेरे में घसीटने लगता है, लेकिन टोबी किसी तरह अपनी जैकेट छुड़ाकर भाग निकलता है और वापस कैप्टन के कमरे में घुसकर दरवाजा बंद कर देता है। ओल्गारेन पीछे पीछे आकर अपने सिर से दरवाजे को तोड़ने लगता है। टोबी डर कर मेज के नीचे छिप जाता है। शोर सुनकर क्लीमेंस नीचे आता है और ओल्गारेन उस पर हमला कर देता है। बाकी लोग भी आकर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी टोबी को समझ आता है कि असली खतरा तो वहीं पर है, क्योंकि कमरे के कोने में अंधेरे में ड्राकुला खुद छिपा बैठा होता है। बाकी लोग दरवाजे के टूटे हिस्से से उसे देखते हैं, लेकिन अंदर नहीं जा पाते। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ड्राकुला टोबी को उठा लेता है और उसकी गर्दन में दांत गाड़कर उसका खून पीने लगता है। एना तुरंत गोली मारकर ताला तोड़ती है, लेकिन जब तक वो अंदर पहुंचते हैं टोबी की हालत बहुत खराब हो चुकी होती है और ड्राकुला गायब हो जाता है। इसके बाद कैप्टन उसे खून देकर बचाने की कोशिश करता है, लेकिन हालात बहुत बुरे होते हैं और उनका लंबा सफर अभी बाकी है। वो लोग ओल्गारेन को बांध देते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि उसके साथ क्या हो गया है, लेकिन जैसे ही सूरज निकलता है वो अचानक आग पकड़ लेता है। वॉयचेक के पास कोई रास्ता नहीं बचता और वो उसे मार कर उसकी तकलीफ खत्म कर देता है। नीचे इकट्ठे होकर जोसेफ एक डरावनी बात बताता है कि जो भी ओल्गारेन को हुआ वो शायद टोबी को भी हो रहा है, मतलब अगला वैम्पायर वही बनेगा। क्लीमेंस कहता है कि बात सही लगती है, लेकिन उसे उम्मीद है कि अगर वो वैम्पायर को जल्दी ढूंढ लें तो शायद टोबी को बचाया जा सकता है। वॉयचेक उससे नाराज होता है और कहता है कि उनके पास पहले ही कम लोग बचे हैं, वो और किसी को खोने का रिस्क नहीं ले सकते। वॉयचेक की बात नजरअंदाज करते हुए क्लेमेंस बक्से चेक करने का फैसला करता है। एना भी उसके साथ जाने की जिद करती है। दोनों पहले हथियार उठाते हैं और फिर एक एक करके बक्से खोलने लगते हैं, लेकिन हर बार अंदर सिर्फ मिट्टी मिलती है। आखिर में
उन्हें एक अलग सा बक्सा मिलता है जिस पर ड्रैगन का निशान बना होता है। क्लेमेंस उसे खोल नहीं पाता, लेकिन एना को उसके कोने में एक छुपा हुआ मैकेनिज्म मिल जाता है। सारे लॉक खोलने के बाद वो एहतियात से ढक्कन हटा देते हैं। अंदर फिर वही कीड़ों से भरी मिट्टी होती है और साथ में एक खूबसूरत छड़ी जिस पर भेड़िए का सिर बना होता है। ड्रैक्युला तो वहाँ नहीं होता, लेकिन एना समझ जाती है कि यही उसकी सोने की जगह है। उधर एब्रम्स पहरा दे रहा होता है, तभी जोसेफ उसे बेहोश कर देता है। फिर वो व्हील को बांधकर चुपचाप एक लाइफ बोट नीचे उतारता है और अकेले ही धुंध भरे समुंदर में निकल जाता है। लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा पाता और ऊपर आसमान में बड़े पंखों की आवाज गूंजती है। डर के मारे वो अपनी जान की दुआ करने लगता है। तभी ड्रैकुला उसके पीछे कश्ती पर उतरता है और उसे देखकर मुस्कुराने लगता है, जैसे उसे आसान शिकार मिल गया हो। बाद में जब वो लाइफ बोट वापस जहाज तक पहुंचती है तो उसमें जोसेफ का कुछ नहीं बचा होता, सिर्फ उसका खून फैला होता है। उधर टोबी उसी रात दम तोड़ देता है। सुबह क्लीमेंस कैप्टन को बताता है कि उन्होंने टोबी के जिस्म को कपड़े में लपेट दिया है और उसे समुंदर में दफनाने के लिए तैयार हैं। एना आगे बढ़कर कुछ अल्फाज कहती है, लेकिन जैसे ही वो उसे पानी में डालने वाले होते हैं, कैप्टन को लगता है कि उसने टोबी को हिलते हुए देखा। वो फौरन आगे बढ़ता है और कपड़ा हटाकर आखिरी बार देखता है। अचानक टोबी की आंखें खुल जाती हैं। वो कैप्टन के हाथ पकड़कर उठता है, लेकिन उसी पल आग में जलने लगता है और दर्द से चीखने लगता है। साथ ही कैप्टन को भी बुरी तरह जला देता है। क्लीमेंस फौरन उसे पानी में फेंक देता है और उसका जिस्म गहराई में डूब जाता है। अब लंदन पहुंचने में सिर्फ एक दिन बचा है। अगर उन्हें जिंदा वहां पहुंचना है तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा। वॉयचेक कहता है कि वो कैबिन में खुद को बंद कर लें और बंदूकों से बचाव करें, लेकिन एना कहती है कि वैम्पायर उनके हथियारों से नहीं डरता और चाहे तो सबको एक साथ मार सकता है। वो अब तक उन्हें इसलिए जिंदा रख रहा था ताकि आहिस्ता आहिस्ता उनका खून पी सके, लेकिन अब जब जहाज किनारे के पास है तो उनकी जरूरत खत्म होने वाली है। इसलिए अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है और वो ये कि एक जाल बिछाकर वैम्पायर को मारा जाए और जहाज को पानी में डुबो दिया जाए उससे पहले कि वो किनारे तक पहुंचे। अपने जहाज को खोने के ख्याल से वॉयचेक गुस्से में आ जाता है, लेकिन आखिर मान जाता है, लेकिन इस शर्त पर कि जब वक्त आएगा तो जहाज को वो अपने हाथों से डुबोएगा। जैसे ही रात होने लगती है, क्रू जल्दी जल्दी अपनी तैयारी शुरू कर देता है। उनका प्लान होता है कि एना को चारा बनाकर ड्रैक्युला को बाहर लाया जाए, फिर जहाज के ऊपर बनी क्रोज नेस्ट वाली जगह से राइफल से उसे मार दिया जाए। उसके बाद जहाज को डुबोकर बाकी लोग लाइफ बोट से निकल जाएंगे और ड्रैक्युला को हमेशा के लिए समुंदर में खत्म कर देंगे। तैयारी पूरी होने के बाद क्लीमेंस कैप्टन के पास जाता है और उसे बताता है कि वो लोग जहाज छोड़ने वाले हैं। ये सुनकर कैप्टन अचानक रिवॉल्वर निकाल लेता है और कहता है कि उसे ड्रैक्युला की आवाज अपने दिमाग में सुनाई दे रही है। वो कहता है कि ड्रैक्युला ने वादा किया है कि अगर वो जहाज को सही सलामत किनारे तक पहुंचा दे तो वो टोबी को वापस दे देगा। जैसे ही कैप्टन गोली चलाने वाला होता है, एना बीच में आ जाती है। कैप्टन आहिस्ता आहिस्ता बंदूक उसकी तरफ घुमा देता है जैसे वो उसके कंट्रोल में आ गया हो, लेकिन एना डरती नहीं है। वो उसके पास जाकर कहती है कि ड्रैकुला सिर्फ टोबी की यादों का इस्तेमाल करके उसे बेवकूफ बना रहा है। वो उसे समझाती है कि वो अपने दिमाग पर कंट्रोल वापस ले सकता है। आखिर कैप्टन बंदूक नीचे कर देता है, लेकिन वो जहाज छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। वो कहता है कि वो जहाज को और दूर समुंदर में ले जाएगा ताकि जब वो डूबे तो ड्रैकुला कभी लंदन तक न पहुंच सके और किसी और मासूम को नुकसान न पहुंचा सके। उस रात क्रू ड्रैकुला का इंतजार करता है। समुंदर में दूर इंग्लैंड के शहर का किनारा भी दिखने लगता है। तभी अचानक एक अजीब सी घनी धुंध पूरे जहाज को घेर लेती है। इतनी धुंध होती है कि कुछ फुट आगे भी देखना मुश्किल हो जाता है। क्लीमेंस आना से कहता है कि वो नीचे कैप्टन के पास छिप जाए, लेकिन आना इनकार कर देती है। वो बताती है कि उसका और ड्रैकुला का एक अजीब मेंटल कनेक्शन है। वो जहाँ भी छिपेगी ड्रैकुला उसे ढूंढ लेगा, इसलिए अब उसके पास एक ही रास्ता है कि यहीं खड़े होकर ड्रैकुला का मुकाबला करना। कुछ ही देर में ड्रैकुला अपने छिपने की जगह से निकलता है और धुंध के बीच से खामोशी से उनका पीछा करने लगता है। लेकिन एना को महसूस हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है और ड्रैकुला को उनके जाल का पता चल गया है। अचानक ड्रैकुला आब्रम की कमर से बंधी रस्सी पकड़ लेता है, उसे क्रोज नेस्ट से नीचे खींच लेता है और हवा में ही उसका गला काट देता है। उसकी लाश रिगिंग में लटक जाती है। ये देखकर वॉयचेक घबरा जाता है और नीचे उतरने लगता है, लेकिन तभी उसे अपने आसपास पंखों की आवाज सुनाई देती है। कुछ लम्हों के लिए चारों तरफ डरावनी खामोशी छा जाती है। फिर अचानक ड्रैकुला धुंध से निकलकर उस पर हमला करता है और उसे नीचे होल्ड में गिरा देता है। वॉयचेक जिंदा होता है, लेकिन उसकी टांग बुरी तरह टूट चुकी होती है। ड्रैकुला उसके करीब आ रहा होता है। वॉयचेक समझ जाता है कि अब उसका अंजाम करीब है। वो क्लेमेंस को चिल्लाकर कहता है कि लाइफ बोट तैयार करे और खुद जहाज में सुराख करना शुरू कर देता है। जैसे ही वो ये कर रहा होता है, ड्रैकुला पीछे से आकर उस पर हमला करता है और उसके गले में दांत काट देता है।
लेता है। वॉइचेक मर जाता है, लेकिन वो अपना काम पूरा कर चुका होता है क्योंकि जहाज में पानी भरना शुरू हो जाता है। क्लीमेंस अंदर आता है, लेकिन तब तक वॉइचेक मर चुका होता है। वो कुल्हाड़ा उठाता है और कैप्टन को बचाने के लिए जहाज के कंट्रोल की तरफ जाता है। कैप्टन वहाँ अपने जहाज के साथ डूबने के लिए तैयार खड़ा होता है। तभी ड्रैकुला उसके सामने आ जाता है। कैप्टन अपने पोते का क्रॉस नेकलेस उठाकर आखिरी बार उसका सामना करता है, लेकिन ड्रैकुला बस मुस्कुराता है और उसे भी काट लेता है जैसे उसने बाकी सबके साथ किया। क्लीमेंस पहुंचता है और देखता है कि कैप्टन मरने वाला है। कैप्टन उससे कहता है कि दुनिया को बताना कि वो आखिरी वक्त तक बहादुरी से लड़ा, और फिर वो दम तोड़ देता है। अब आखिरी मुकाबले के लिए तैयार होकर क्लीमेंस तूफान में चिल्लाता है और ड्रैकुला को बाहर आने के लिए ललकारता है। वो कहता है कि वो भी इंसानों की तरह ही मौत से डरता है और उतना ही कमजोर है जितने कमजोर उसके शिकार होते हैं। तभी ड्रैकुला उसके पीछे जहाज की छत पर आ जाता है। वो अपने पंख फैलाता है और एक डरावनी चीख के साथ उस पर झपटता है, जिससे क्लीमेंस उछलकर नीचे डेक पर जा गिरता है। उसका कुल्हाड़ा उससे थोड़ी दूर जा गिरता है। जैसे ही ड्रैकुला उसे खत्म करने वाला होता है, एना पीछे से चुपके से आती है और उसके कंधे में गोली मार देती है। ड्रैकुला का ध्यान हट जाता है और क्लीमेंस को भागने का मौका मिल जाता है। एना दोबारा राइफल लोड करके निशाना लेती है, लेकिन इस बार ड्रैकुला सीधा उसकी तरफ उड़ता है और उसके हाथ से बंदूक गिरा देता है। अब एना के पास कोई बचाव नहीं होता। वो सिर्फ चीख सकती है क्योंकि ड्रैकुला अपने पंखों में उसे पकड़ लेता है। लेकिन अब क्लीमेंस उसकी मदद के लिए आता है। वो पीछे से ड्रैकुला की पीठ में कुल्हाड़ा घोंप देता है और एना को पकड़कर दोनों लाइफ बोट की तरफ भागते हैं। लेकिन जैसे ही वो पानी में उतरने वाले होते हैं, ड्रैकुला क्लीमेंस को गले से पकड़कर हवा में उठा लेता है और अपने नाखून से उसकी गर्दन काटने लगता है। आखिरी लम्हे में एना एक रस्सी काट देती है, जिससे जहाज का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिरता है और ड्रैकुला उसके नीचे फंस जाता है। मौका देखकर एना और क्लीमेंस दोनों जहाज से कूदकर तूफानी समुंदर में गिर जाते हैं। लेकिन जैसे ही जहाज किनारे से टकराता है, ड्रैकुला खुद को उस जाल से आजाद कर लेता है और रात में उड़कर गायब हो जाता है और अब पूरा शहर खतरे में होता है। सुबह होती है और क्लेमेंस और एना अब भी लकड़ी के सहारे पानी में तैर रहे होते हैं। वो सुरक्षित होते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि दोनों में से सिर्फ एक ही इंग्लैंड जिंदा पहुंचेगा। एना क्लेमेंस की तरफ मुड़ती है और वो देखता है कि उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी हैं। इसका मतलब है कि अब वो भी वैम्पायर के असर में आ चुकी है। शुरुआत में उसे बचाने के लिए जो खून दिया गया था, उस खून ने बस थोड़ी देर के लिए उसे रोका था, लेकिन अब वो बदलने वाली है। एना फैसला करती है कि वो खुद ही सब खत्म करेगी। वो क्लेमेंस से दूर हटती है, उगते सूरज की तरफ मुंह करती है और आग में जलने लगती है। कुछ वक्त बाद क्लेमेंस लंदन पहुंच जाता है। उसके बाद जहाज के बारे में अखबारों में खबर छपती है कि जहाज मिला, लेकिन कोई भी जिंदा नहीं बचा। अब क्लेमेंस का सिर्फ एक ही मकसद है, ड्रैकुला को ढूंढकर खत्म करना। एक दिन जब वो एक जगह बैठा होता है, तभी उसे लकड़ी के फर्श पर खट खट की आवाज सुनाई देती है। वो मुड़कर देखता है तो एक आदमी खड़ा होता है, काली हैट और ओवरकोट में चेहरा छुपा हुआ। वो ड्रैकुला ही होता है जो इंसान का भेष बनाकर आया होता है। वो खामोशी से क्लीमेंस की गर्दन को अपने नाखून से छूता है और बाहर निकल जाता है। क्लीमेंस फौरन उसके पीछे भागता है, धुंध भरी गलियों में उसका पीछा करता हुआ, और दूर अंधेरे में ड्रैकुला को देखता है और कहानी यहीं खत्म हो जाती है।